नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज जानेंगे क्या है पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की अहमियत, क्या हो एसेट क्लास का सही मिक्स, क्या है एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन का सही फॉर्मूला। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शो में फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। फिरोज, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। डाइवर्सिफिकेशन की हम हर एक लेवल पे चर्चा करते आ रहे हैं और जितनी बार चर्चा करते हैं उतनी बार इसकी अहमियत और ज्यादा मालूम चलती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है और सही तरीका क्या है। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन को अगर हम समझे आसान भाषा में, तो किसी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना कैसे माना जाता है? स्वाति जी नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, जैसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन काफी अलग अलग लेवल्स पे होती है। देखिए, पहली डाइवर्सिफिकेशन होती है एसेट क्लास लेवल पे। आपको अपने पैसे कौन सी एसेट क्लासेस में डालने हैं, उसको कहते हैं एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड होती है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपको कितने पैसे इंडिया में रखने हैं, बाहर रखने हैं, कौन सी करेंसी में रखने हैं, वो एक दूसरा पहलू हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा पहलू हो सकता है कौन सी मार्केट या सेगमेंट में रखने हैं, आपको मिड कैप में ज्यादा रखने हैं, लार्ज में रखने हैं, स्मॉल में रखने हैं, वो एक अलग किस्म का थर्ड वर्टिकल हो गया डिवर्सिफिकेशन। चौथा, अब 380 एक्टिव स्कीम्स हैं, 200 करीबन पैसिव स्कीम्स हैं, उसमें स्कीम लेवल डिवर्सिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो काफी 4 डिमेंशन का होता है डिवर्सिफिकेशन एज अ कॉन्सेप्ट। बट आई थिंक आज अगर हम उसको सीमित रखें इक्विटी की डिवर्सिफिकेशन पे, तो दैट इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट ओवरऑल। तो इक्विटी या फिर कैटेगरी बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन की आज हम बात करेंगे। और जैसा आपने बोला कि डाइवर्सिफिकेशन 4 डायमेंशनल होता है, तो क्या, जिससे पहले हम डेफिनेटली इक्विटी बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं फिरोज, ये समझना जरूरी है कि सही तरीका डाइवर्सिफिकेशन का वही हो जिस पोर्टफोलियो में इन चारों डायमेंशंस को शामिल किया जाता है। मतलब इन चारों डायमेंशंस को शामिल किया जाता है, मतलब एसेट क्लास बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन भी हो, कैटेगरी वाइज भी हो, मार्केट कैप की हम बात कर रहे हैं, फंड बेस्ड भी हो, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो, और एक दूसरे के बगैर एक्चुअली ये अधूरे हैं। तो चारों डायमेंशंस होना जरूरी है ही है। क्या फिर एक आध डायमेंशन हम नहीं भी रखें डाइवर्सिफिकेशन के तो चलता है पोर्टफोलियो में? स्वाति जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन हमें तब करना है जब आपको क्लैरिटी कम हो। जैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है अगले 10-15 सालों की, उसकी संभावना ज्यादा है। देखिए, कोई सर्टेनिटी होती नहीं है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, बट संभावना पे ही काम करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटीज पे काम करना पड़ता है। अगर आप एफडी के निवेशक हैं तो सर्टेनिटी है, अगर बैंक नहीं डूबी तो आपको 7.00 अगर वादा किया है तो वही का वही मिलेगा, ना ऊपर ना नीचे। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि आपको जैसे 3-4 डिमेंशन का एहसास होना जरूरी है, चारों डिमेंशन को यूज करना जरूरी नहीं है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में मैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता हूं, फिर भी अगर रिस्क रिवॉर्ड मैथमेटिकली कंप्यूट किया जाए तो इट्स रीजनेबली वेरी गुड, इफ आई हैव टू पुट इट वेरी सटली। रहा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है डिवर्सिफिकेशन, इक्विटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो आउटकम्स हैं, देखिए इक्विटी एक बहुत बड़ी एसेट क्लास है। इंडिया में सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं दुनिया में, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां इतनी सारी लिस्टेड कंपनियां हो, बीएसई एनएसई में मिला के, पॉइंट 1। और इक्विटी में उसी समय में एक इक्विटी का स्टॉक ऐसा भी हो सकता है जो 1/3 हो गया, दूसरा उसी समय में ऐसा भी स्टॉक हो सकता है जो 3 गुना हो गया। तो जो जो वॉलेटिलिटी है, जो डाइग्रेशन है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, उसको, उस स्टॉक को भी इक्विटी कहेंगे, जो स्टॉक 3 गुना हुआ उसको भी इक्विटी कहेंगे। तो वर्ड सेम है बट आउटकम्स कितने डिफरेंट हैं। दैट्स व्हेन डाइवर्सिफिकेशन बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि आउटकम्स कुड बी वेरी डिफरेंट इन इक्विटी। तो डाइवर्सिफिकेशन के जो ये 4 पहलू है फिरोज, क्या ये एक दूसरे को सुपरसीड करते हैं कुछ अलग अलग सर्कमस्टांसेस में? यहां पर अगर हम मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं, तो आज हम इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं विद इन इक्विटी, कि इक्विटी में अलग अलग मार्केट कैप में डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें,
लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, राइट, माइक्रो कैप को फिलहाल भूल जाएं, तो भी आप देखें लास्ट ईयर का उदाहरण लेके मैं आपको ये पॉइंट मेक करना चाहूंगा स्वाति जी, कि लास्ट ईयर जब निफ्टी 1% ऊपर गई, मिड कैप स्टॉक्स 5% नीचे गए, स्मॉल कैप इंडेक्स -13 गया। तो देखिए जो डिस्पर्शन है ऑफ रिटर्न एट अ कैटेगरी लेवल इटसेल्फ इज रीजनेबल। तो एक साल में 14% का अंतर हो गया निफ्टी से स्मॉल कैप में। तो द डाइवर्जेंस परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। अगर मैं 5 साल की भी बात करूं, अगर हम 5 साल की बात करें, तो स्मॉल कैप 1 अप्रैल 2018 से आज तक अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को 4 से 5% साल दर साल। ऐसा कमी होता है कि स्मॉल कैप लंबी अवधि में लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म करे। तो 5% का फर्क आपका स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच में, अगर आपने सिर्फ स्मॉल कैप की पोर्टफोलियो हैवी कर दी तो आपका नुकसान हो सकता था। अगर आपने लार्ज कैप हैवी कर दिया तो 5 साल आप खुश रह सकते थे, अगले 5 साल शायद आपका नुकसान हो जाए। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव a certain portion of your money in all these three segments of the market. ओके तो क्योंकि हम यहाँ पर मोस्टली जो 3 मेजर कैटेगरीज हैं फिरोज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, और इसमें एक परफेक्ट एलोकेशन होना चाहिए, तो परफेक्ट या फिर प्रेफरेबल एलोकेशन की कोई डेफिनेशन है हमारे सामने, या उसका कोई परसेंटेज या कोई फॉर्मूला है निवेशकों के साथ सामने? स्वाति जी, ये जो प्रोपोर्शंस हैं वो हर साल चेंज होने चाहिए, हर 2 साल चेंज होने चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर जो है, मार्केट बहुत डायनामिक चीज है। तो सदियों से आप कोई 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप लेके नहीं चल सकते। तो आज की मैं कंटेम्प्रेरी रेकमेंडेड एलोकेशन बता सकता हूँ। परफेक्ट एलोकेशन तो सिर्फ रेट्रोस्पेक्ट में कोई बोल सकता है कि ये परफेक्ट हो सकती थी। तो अगर हम आगे की क्रिस्टल बॉल गेजिंग करें तो हमारा ये मानना है कि मिड कैप जो सेगमेंट है वो लीस्ट लुक्रेटिव है, क्योंकि मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए वो 150 कंपनी होती हैं, और लार्ज कैप टॉप 100 होती हैं, सब्सिक्वेंट 150 होती हैं मिड कैप, फिर उसके बाद तो पूरी टेल को लार्ज स्मॉल कैप करार दिया गया है सेबी के द्वारा। तो मिड कैप में जो पोटेंशियल है वो थोड़ी कम लगती है हमें। उसके जो 150 स्टॉक्स हमने एनालाइज किए, उसकी जो टारगेट्स हैं उसको कंसोलिडेट किया, तो हमें लगता है कि लार्ज कैप इज गुड, मिड कैप थोड़ा अंडर वेट रहना चाहिए 20%, और स्मॉल कैप में पोटेंशियल काफी अच्छी उभर के आ रही है, बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट वेरी गुड। तो 30% स्मॉल कैप, 20% मिड कैप, और बचा 50% हैवी वेट विल बी लार्ज कैप्स। ओके, इंटरेस्टिंग। तो आप कह रहे हैं कि 50% लार्ज कैप को, 20% मिड कैप को, और उससे कुछ ज्यादा स्मॉल कैप, बिकॉज जैसे संभावनाएं स्मॉल कैप कैटेगरी में बढ़ रही है निवेश की, तो वो एक डिजायर्ड एलोकेशन हो सकता है किसी निवेशक के लिए विद इन इक्विटी मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन में। अगर हम इसको फ्यूचर रिटर्न के पोटेंशियल से मापें फिरोज, तो हम एक मार्केट कैप एलोकेशन या डाइवर्सिफिकेशन को कैसे पोर्टफोलियो में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए स्वाति जी, हम एटलीस्ट एक एफर्ट करते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है। हम टारगेट हर स्टॉक के फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ ना हमारी इंस्टीट्यूशनल डेस्क से, पूरी इंडिया के जो बेस्ट एनालिस्ट हैं उनकी जो टारगेट्स हैं इस स्टॉक की कंसोलिडेट करते हैं, और जो भी डिफरेंस है उस पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी का टारगेट नैव ऑफ ऑल द 50 स्टॉक्स अगले एक साल का हमारे हिसाब से 13% है, और स्मॉल कैप का 20% है। ना तो 13 सीरियसली लेना है, ना तो 20 को, बट ये जो डिफरेंस है 7% का, उसको आप सीरियसली ले सकते हैं स्टेटिस्टिकली। तो 7% का जो डिफरेंस है वो रियलाइज होने की संभावना अच्छी है। 7 शायद ना हो, 3 हो जाए, 4 हो जाए, बट निफ्टी को बीट करने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक टारगेट्स ऑफ ईच ऑफ द स्टॉक्स हैव बीन कंसोलिडेटेड। तो इस आधार पे आपने ये निर्णय लिया या ये रिकमेंडेशन दिया कि 30% स्मॉल कैप में जा सकते हैं, क्योंकि 7% की डिफरेंशियल टारगेट एनएवीज हैं दोनों इंडिसेस में। पॉइंट 1। पॉइंट 2, देखिए स्मॉल कैप 5 साल पहले भी उसका नाम स्मॉल कैप ही था, अंग्रेजी में आज भी उसका नाम स्मॉल कैप है, बट स्मॉल कैप तब सिर्फ 225 स्टॉक थे 3000 करोड़ के ऊपर वाले, और स्मॉल कैप कैटेगरी में अब 396 हो गए। एक फंड मैनेजर के पास अब ऑप्शंस ऑलमोस्ट दुगने हो गए, राइट। उसकी जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप थी 5 साल पहले 8000 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी, आज वही सबसे बड़ी स्मॉल कैप 16-17 हजार करोड़ की कंपनी हो गई है, बट द नेम विल ऑलवेज रिमेन स्मॉल कैप। सो अंग्रेजी में काफी चीजें कैमोफ्लेज हो जाती हैं, जो अगर बारीकी से देखो तो स्मॉल कैप इज नॉट एज रिस्की as it earlier was.
और जब हम रिस्क कंपैरिजन की बात करते हैं, जिसको हम यूजुअली बीटा भी बोलते हैं, हम क्योंकि टेक्निकल टर्म की बात करते हैं तो उसमें बीटा हो गया, लेकिन वो बेसिकली फंड के रिस्क को दर्शाता है बीटा की जब हम बात करते हैं। तो इसके लिहाज से जो, क्योंकि हम फिगर क्रंचिंग काफी की गई है आपके द्वारा, तो जो रिस्क कंपैरिजन है स्मॉल कैप का मिड कैप का रिलेटिव टू निफ्टी 50, वो कैसा रहा है 3 साल में या 5 साल में? स्वाति जी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पहलू भी है। देखिए क्या होता है कि रिस्क को हमेशा हम अंग्रेजी में नापने तोलने की कोशिश करते हैं जो नामुमकिन है। तो बीटा बहुत सरल है, बट ऑफ कोर्स उसका नाम थोड़ा भारी भरकम है, तो कोई भी घबरा जाए बीटा क्यों है, क्योंकि एक ग्रीक अल्फाबेट के नाम पे रिस्क मेजर डाला गया है। कोई अंग्रेजी का, इंग्लिश का, हिंदी का शब्द यूज करते तो शायद हमें इतना डर नहीं लगता। बीटा कुछ नहीं है, बीटा ये कहता है कि भाई अगर बीटा 1 से ऊपर है तो उसकी रिस्क निफ्टी से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी से तुलना कर रहे हैं, बीटा 1 से कम है तो रिस्क कम है, और 1 से ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक इंडेक्स, इन दिस केस निफ्टी। देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई इन्वेस्ट करता है तो पहले उसकी टाइम फ्रेम्स 3 से 5 साल होनी चाहिए। सो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। 3 साल की रिस्क की बात करें, 5 साल की, हर दिन के रिस्क की बात करने की जरूरत नहीं। तो अगर हम 3 साल की रिटर्न्स, निफ्टी की रिटर्न्स और स्मॉल कैप की रिटर्न्स को कंपेयर करें रिस्क मेजर में, तो रिस्क निफ्टी निकल के आता है, निफ्टी के साथ स्मॉल कैप का रिस्क या बीटा निकल के आता है 0.8। 0.8 मींस लेस देन 1, मतलब 20% रिस्क स्मॉल कैप्स ने कम लिया ऑन अ 3-year इन्वेस्टिंग। ओके, फिर उसके पास हम चलते हैं, फिर से कुछ टेक्निकल इशू यहां पर आ रहा है। तो बेसिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, और उसके चलते हम अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के, कैसे आप रिस्क के पैमाने पर, कैसे आप रिटर्न के पैमाने पर अपने पोर्टफोलियो को जांचें, और यहीं पर जोखिम या फिर बीटा की चर्चा की जा रही है। फिरोज, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। यस स्वाति जी, बीटा जो है, जैसे मैं कह रहा था कि बीटा अगर लेस देन 1 दिखता है तो रिस्क कम है, 1 से ऊपर है तो रिस्क ज्यादा है रिलेटिव टू अनदर बेंचमार्क। इधर अगर हम निफ्टी की बात करें और 3 साल की होल्डिंग पीरियड्स लें और निफ्टी की जो रिटर्न्स हैं 3-3 साल की, अगर हम एक एक्सेल शीट पे लगाएं और उसी पीरियड में स्मॉल कैप की रिटर्न्स को भी एक एक्सेल शीट में लगाएं और बीटा कंप्यूट करें, तो स्मॉल कैप ने ऑन अ 3-year होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स ने कम रिस्क दी है, 0.8 की दी है, मतलब 20% की कम रिस्क हुई है स्मॉल कैप्स की ऑन अ 3-year होल्डिंग। राइट, प्लीज कंटिन्यू। यस स्वाति जी, देखिए मिड कैप की रिटर्न रिस्क आई है 0.86 की और स्मॉल कैप की आई है 0.83 की 5-year बेसिस पे। 3-year बेसिस पे 0.84 मिड कैप एंड 0.8 स्मॉल कैप। तो ये सब नंबर्स 1 से कम है, इसका मतलब 3 years के लिए अगर कोई होल्ड कर सके तो उसकी रिस्क जो है निफ्टी से भी कम दर्शाई गई है फॉर द लास्ट 10-15 years। तो निवेश से करनी है कमाई तो करो डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफिकेशन बेहद जरूरी है किसी के भी पोर्टफोलियो में, और उसी पर चर्चा आज हमारी जारी है आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज से। फिरोज, बीटा की हमने बात की, बीटा कुछ नहीं बल्कि जो रिस्क है फंड के उसको दर्शाता है। अब हम अल्फा पर आते हैं। अगेन ऑफ कोर्स जस्ट लाइक बीटा, आप अल्फा का भी मतलब समझाइए, और यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है ये जब हम डाइवर्सिफिकेशन की यहां पर बात कर रहे हैं विद इन मार्केट कैप। स्वाति जी, अल्फा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी को फी देते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे लिए काम करिए और एक्टिव मैनेज करिए, तो अल्फा वो चीज है जिसपे एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी मिली, आपको एक पासिंग मार्क से ज्यादा कितने नंबर मिले, उसको कहते हैं अल्फा। समझिए कि निफ्टी ने 10% की रिटर्न दी, अगर एक फंड जो अपने आप को निफ्टी के साथ तुलना करता है, जो बेंचमार्क करता है निफ्टी के साथ, वो फंड आपको अगर 12 देता है, तो ये अर्थमेटिक डिफरेंस 12 - 10 = 2, ये 2 को अल्फा कहते हैं। इतना सरल कंप्यूटेशन है, बट जो अल्फाज इसको डिस्क्राइब करने के लिए अल्फा वर्ड यूज करते हैं वो काफी डराने वाला शब्द है।
So point is nothing but the extra return which a fund manager generates is called alpha. Point one. Point two, आप अल्फा को क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानेंगे? क्योंकि ये सब चीजों का सत है। अगर आपको फंड मैनेजर रोज आके ऑफिस आके निर्णय ले रहा है कि ये स्टॉक खरीदना है, ये बेचना है आपके बिहाफ पे, ये खरीदी बेची करना, ये रिसर्च करने के बाद आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। इसीलिए अल्फा बिकम्स द रूट कॉज ऑफ एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्टिव फंड। ओके, ऑल राइट। अब इसको हम मार्केट कैप के लिहाज से जरा समझें। जो पोटेंशियल है अल्फा जनरेशन का, जो हम एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे समझ सकता है कोई एक निवेशक कि एक अल्फा जनरेशन पोर्टफोलियो किसी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का कितना है? यस, स्वाति जी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो काफी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2018 में सेबी ने हमारी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कैटेगराइजेशन बहुत क्लियरली लेके आए, जिसमें क्लियरली बता दिया गया कि लार्ज कैप किसको कहेंगे, मिड कैप किसको कहेंगे, स्मॉल कैप किसको कहेंगे, और कौन सी स्कीम्स कितना मात्रा में इन 3 सेगमेंट्स में डालेंगी, उसके हिसाब से उनका एक नाम होगा और एक कैटेगरी होगी। तो हमने देखा कि भाई 8-9 कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन महत्वपूर्ण कैटेगरी में कितनी स्कीमें हैं और उन कितनी सारी स्कीमों में से कितनी स्कीम्स ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा रिटर्न या अल्फा कमाने की वर्ताव दिखा चुकी हैं। अब लेट्स अज्यूम लार्ज कैप कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी में 33% ऐसी स्कीमें हैं जिन्होंने पासिंग मार्क से ज्यादा लिया और अल्फा जनरेट किया पॉजिटिव वाला। और इन 33 लोग जो पास हुए, जो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, उन्होंने दी कितनी? 3.02% की रिटर्न। तो ये हो गई लार्ज कैप। ये बहुत कम मात्रा कहेंगे कि 1/3 फंड्स ही हैं जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रही हैं और 3% की एक्स्ट्रा रिटर्न। अगर मैं दूसरी एक कैटेगरी की बात करूं, स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप में जितनी भी स्कीमें थी उसमें से 70% स्कीमों ने एक्स्ट्रा रिटर्न दी, तो 70% लोग पास हो गए। और जब पास हुए तो उन्होंने 12.8% के नंबरों से पास हुए। तो नंबर ऑफ स्कीम्स भी ज्यादा पास हुई, और जिस नंबरों से पास हुई तो 12.8% की अल्फा से ये स्कीम्स पास हुई। सो लार्ज कैप कैटेगरी जो सबसे ज्यादा मशहूर है, सबसे ज्यादा पैसे हैं, उसी में वैल्यू सबसे कम देखने को मिली है लास्ट 5 सालों में, जब से रिकैटेगराइजेशन 2018 में हुआ। एब्सोल्युटली। ये नंबर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप का जो हम एवरेज अल्फा टू निफ्टी 50 देख रहे हैं, मतलब जो आउट परफॉर्म जिन फंड्स ने किया है वो स्मॉल कैप का ज्यादा रहा है। क्या एक रीजन है इसका, फिरोज? देखिए स्वाति जी, मैंने इस एग्जाम्पल में निफ्टी से तुलना की है ताकि इन्वेस्टर को सिंप्लीफाई हो जाए लाइफ। क्योंकि स्मॉल कैप का इंडेक्स किसी ने ट्रैक नहीं किया होता, निफ्टी की लेवल लोगों को पता होती है कि आज 8,600 पे बंद हुई। स्मॉल कैप की इंडेक्स किसी को पता नहीं होती, बट इसीलिए हमने निफ्टी से कंपेयर किया। निफ्टी से ज्यादा स्मॉल कैप देने की क्षमता होती है, क्योंकि जो छोटी कंपनियां होती हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनका बेस छोटा होता है। सो पॉइंट इज, इट माइट नॉट बी द फेयरेस्ट कंपैरिजन कि सब कैटेगरीज को निफ्टी के साथ तुलना किया जाए। ये निवेशक की सिंप्लिसिटी के लिए मैंने तुलना की है। पॉइंट 1, स्मॉल कैप्स जो स्टॉक्स होते हैं उनकी क्षमता होती है कि वो जल्दी से ग्रो कर पाए। जो बड़ी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है कि उस बड़ी प्रॉफिट पे और बढ़त करना बहुत कठिन होता है। तो स्मॉल कैप्स हैव अ लार्जर ग्रोथ पोटेंशियल, इसीलिए उनकी जो निफ्टी के साथ अगर तुलना की जाए तो अल्फा अच्छा खासा देखने को मिला है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी को डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि हम एक सही फंड का सिलेक्शन करें और इस पर गलती की गुंजाइश कम हो। तो कैसे रिटर्न के कंपैरिजन से हम एक बेस्ट परफॉर्मिंग फंड या फिर एक वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा मैं इसके मायने और महत्व समझना चाहती हूँ आपसे। स्वाति जी, देखिए, जब डिवर्सिफिकेशन की बात आती है उसमें रिस्क घटाना एक बहुत अहम आउटकम आता है डिवर्सिफिकेशन का। अब आप देखें कि ओवरऑल हर कैटेगरी की अगर मैं तुलना करूं तो 40 से 50% स्कीमें एक्स्ट्रा रिटर्न कमाती। बट अगर आप एक पोर्टफोलियो 10 स्कीमों का फॉर्मुलेट करते हैं
तो उसमें से 2-3 तो अंडर परफॉर्म करेंगी ही करेंगी, भले कोई भी चूज कर ले, कितनी भी मैथमेटिक्स कर ले, 2-3 स्कीमें अंडर परफॉर्म करेंगी, क्योंकि पूरी जो यूनिवर्स है उसमें आधी से ज्यादा स्कीमें अंडर परफॉर्म करती है। तो ये इन्वेस्टर को जहन में बिठाना चाहिए कि आप, ये नामुमकिन है कि 10 स्कीम आप अगर खरीदते हैं सब स्टार निकलेंगे। तो आपको एक अपनी एक्सपेक्टेशन को टेपर करना है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज लॉन्ग स्टैंडिंग कैटेगरीज। काफी नए निवेशक सेक्टर फंड खरीद लेते हैं। मैं कहता हूं कि यार सेक्टर फंड खरीदोगे तो आपको कब बेचना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का फंड खरीद लेते हैं, टेक्नोलॉजी फंड लोगों ने 1.5 साल पहले बहुत खरीदे हुए हैं। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि 8 कैटेगरीज जो हैं वो डिवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं, सेक्टर बेस्ड या थीम बेस्ड नहीं है। तो इसीलिए इनकी जो लॉन्जिविटी होती है, एक जो पोर्टफोलियो में आप 10 साल भी छोड़ दें तो अनर्थ नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई डिवर्सिफिकेशन इनटू दीज very well spread out categories is more critical. इसमें कई बार फिरोज ऐसा भी होता है कि डाइवर्सिफाई करने के इस पूरे प्रोसेस में निवेशक ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। तो वो जो डाइवर्सिफाई ओवर डाइवर्सिफिकेशन का जो एक थिन लाइन है वो कब क्रॉस होता है, कैसे एक निवेशक को मालूम चले कि उसने ओवर डाइवर्सिफाई किया है? क्योंकि कई जो क्वेश्चंस हमारे पास भी आते हैं उसमें निवेशक के एक ही एएमसीज के फंड्स हों या फिर एक ही मार्केट कैप हैवी फंड्स में उन्होंने निवेश किया होता है, या तो उनको लगता है कि स्मॉल कैप अभी अच्छा करे तो स्मॉल कैप ज्यादा लें या लार्ज कैप में ज्यादा लें। तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन को कैसे पहचाने? स्वाति जी, जैसे आपने कहा ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हानिकारक हो सकती है, बट हमने एक स्टडी की जहां पे हमने 404 पोर्टफोलियो जो आनंद राठी ने एडवाइस नहीं किए थे, किसी और ने एडवाइस किए थे, अलग अलग एडवाइजर्स ने, उनकी हमने एनालिसिस की। उसमें से हमें यह पता लगा कि काफी सारे लोग निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे और उनको पता नहीं था ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। और 29 पोर्टफोलियो ऐसे निकले जो आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो से जीत गए। और हम ये देखना चाहते थे कि ये 29 लोगों ने क्या ऐसा किया जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को मात दी। और आप सरप्राइज होंगी, हम तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि हमारा जो बिलीफ था वो चैलेंज हो गया। तो ये 29 पोर्टफोलियो ने, हमने देखा कि उसमें स्कीम की जो मात्रा थी 22-23 स्कीमें थी। तो हमारा ये पहले तक मानना था कि भाई 10-12 स्कीम से ज्यादा कभी भी होगी तो ओवर डिवर्सिफिकेशन हो जाएगा। बट इवन 22 स्कीम पोर्टफोलियोज हैव बीटन आनंद राठी मॉडल पोर्टफोलियो। इसीलिए हमने इस साल अपने मॉडल पोर्टफोलियो में 11 से 14 स्कीमें की। तो मेरे हिसाब से 14 इज द अपर लिमिट फॉर एनीबडी। थोड़े सालों तक, पहले तक तो मैं 6 महीने पहले तक तो ये कहता था कि 10 स्कीम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट ये डेटा देखने के बाद, और मैथ का ये पावर होता है कि आपको गलत साबित कर दे, तो मैं करेजियसली आपको कह रहा हूं स्वाति जी, पहले 10 कहता था, अब 14 तक भी आप रखें, अपनी निफ्टी को बीट कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन ला सकते हैं। एब्सोल्युटली। बहुत धन्यवाद हम करेंगे फिरोज आपका हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कैसे अचीव करें पोर्टफोलियो में मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन की अहमियत हमने समझी आपसे। थैंक यू सो मच। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।